हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्कैडर ट्रेनिंग के नए वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मित्सुबिशी इलेक्ट्रिकल की एफएक्स फैमिली जो पीएलसी जाती है। इसके और भी काफी सारे सीरीज आते हैं जैसे क्यू सीरीज, क्यूए सीरीज, आईक्यू सीरीज और भी काफी सारे सीरीज हैं वो आते हैं। बट हम लोग जो हमारा कंसंट्रेटेड एरिया होगा जिस पे हम कंसंट्रेट करेंगे इस वीडियो में वो है एफएक्स फैमिली। एफएक्स सीरीज की जो पीएलसी जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एफएक्स सीरीज पीएलसी के हार्डवेयर के बारे में, इसके प्रोग्रामिंग के बारे में, मतलब हार्डवेयर स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस जितने भी होते हैं एक एक इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे। बट उसके लिए आपको जो है वो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो अगर आप सारा नॉलेज चाहते हैं एफएक्स सीरीज से रिलेटेड देन आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको उसके बाद वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं नया वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि एफएक्स सीरीज के कितने सारे पीएलसी जाते हैं। ये काफी इकोनॉमिकल पीएलसी था और मैक्सिमम जो इनपुट आउटपुट है इसमें ये 256 हो सकते थे। तो इनिशियल डेज पे जो है एफएक्स सीरीज का पीएलसी मित्सुबिशी लेके आया था। एफएक्स सीरीज में काफी सारे पीएलसी हैं। ठीक है, जैसे FX1N, FX1S, इस तरीके के काफी सारे पीएलसी जाते हैं और 10 से लेके 256 तक इनपुट आउटपुट इसमें पॉसिबल होता है। ठीक है, और इनमें एक्सपेंडेबिलिटी भी पॉसिबल है। इसको हम लोग मेलसेक एफएक्स सीरीज बोलते हैं। मेलसेक जो है वो जो है कंपनी नेम है। मित्सुबिशी जो पीएलसी बनाती है वो मेलसेक एफएक्स के नाम से, मेलसेक जो है नेम यूज होता है हर सीरीज के पीएलसी के साथ। ठीक है, तो ये जो है कॉम्पैक्ट पीएलसी होता है और इनबिल्ट इनपुट आउटपुट इसमें होते हैं। एक्सपेंड आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और इन पीएलसी में नेटवर्किंग भी पॉसिबल है। तो नेटवर्किंग के थ्रू आप जो है इनका काफी सारे कंट्रोलर्स को आपस में अटैच कर सकते हैं, ये प्रोफिबस को, और काफी सारे एमपीआई, पीपीआई इन सबको सपोर्ट करता है। तो ये जो है एफएक्स सीरीज का जो पीएलसी है इनकी एक्सपेंडेबिलिटी है अप टू 256 इनपुट आउटपुट। आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, बाकी डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से पीएलसी जाते हैं एफएक्स सीरीज में। एफएक्स सीरीज में आपका FX1N, FX2N, FX3G, FX3GC, FX3GE, FX3S, FX3U, FX3UC और काफी सारे पीएलसी है अवेलेबल। तो ये सारा इसका लिस्ट है और सारे उसके जो डिटेल्ड वे में जो है ये दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है आपका एनालॉग, कुछ पीएलसी जो है वो एनालॉग को सपोर्ट करते हैं, कुछ पीएलसी एनालॉग को सपोर्ट नहीं करते। और बट एनालॉग के लिए इसमें अलग से एक्सपेंशन मॉड्यूल्स की जरूरत होती है। तो आप यहाँ देखेंगे ये FX1S है, FX1N है, FX2N है, FX2NC है, और अलग अलग पीएलसी जो है ये सीरीज अवेलेबल है एफएक्स सीरीज में। तो इसमें है सबसे पहले कि आपका मैक्सिमम इंटीग्रेटेड इनपुट आउटपुट पॉइंट, कि इंटीग्रेटेड जो आपका सीपीयू आएगा उसके साथ इंटीग्रेटेड इनपुट आउटपुट पॉइंट्स कितने हैं मैक्सिमम। तो आप यहाँ देखेंगे 1S सीरीज के साथ 30 है, 1N के साथ 60 है, 2N के साथ 128 है, 2NC के साथ आपका 96 है, और इस तरीके से अलग अलग मॉड्यूल्स के साथ आपके टोटल इंटीग्रेटेड इनपुट आउटपुट की बात है। एक्सपेंशन कैपेबिलिटी की बात होती है तो मैक्सिमम पॉसिबल इनपुट आउटपुट की बात हो तो आपके 34 इनपुट आउटपुट इसमें पॉसिबल है FX1S में, 132 FX1N में, 256 FX2N में, एंड सो ऑन 384 जो है आपके FX3U में, और FX3UC में भी आपका 384 है। तो इस तरीके से आप एक्सपेंड कर सकते हैं इनको, आप एक्सटर्नल मॉड्यूल जो है इसमें अटैच कर सकते हैं। प्रोग्राम मेमोरी जो है इसमें जो आप प्रोग्रामिंग करते हो तो कितने स्टेप्स पॉसिबल है, तो FX1S में आप 2000 स्टेप्स की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। FX1N में आप 8000 स्टेप्स की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसमें 16000 है, 32000 है, आप देख सकते हैं, और मैक्सिमम जो है आपका 64000 की प्रोग्रामिंग पॉसिबल है FX3U और FX3UC में। तो इसलिए अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग कि आपके प्रोग्राम कितने लंबे हैं और पीएलसी की मेमोरी आपको कितनी जरूरत है, इसके अकॉर्डिंग आप पीएलसी सेलेक्ट कर सकते हैं। स्कैन साइकिल की बात हुई है कि इंस्ट्रक्शंस को स्कैन करने के लिए जो है साइकिल वो 0.55 टू 0.7 सेकेंड है FX1S का, FX1N का 0.55 टू 0.7 सेकेंड है, FX2N का 0.08 है। एंड कंटिन्यूअसली आप देख सकते हो कि अलग अलग जो सीपीयूज हैं उनके अलग अलग रिस्पॉन्स टाइम है। सबसे कम आपको 0.21 और 0.08 ये जो है आपका रिस्पॉन्स टाइम है। नंबर ऑफ जो साइकिल टाइम है, प्रोग्राम साइकिल,
नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो ये तीन है, इस कैटेगरी में कैटेगराइज किया है कि स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस क्या है, कितने हैं। तो FX1 इसमें 27 स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन लेता है। इसमें 27 है FX1N में, FX2N में 27 है। उसके बाद है स्टेप लैडर, कि ये जो है STL का प्रोग्रामिंग है, जो स्ट्रक्चर टेक्स्ट प्रोग्रामिंग होती है उसमें कितने स्टेप्स में ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इवन जो है लैडर डायग्राम में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। तो ये स्टेप लैडर इंस्ट्रक्शंस हैं वो दो अवेलेबल होते हैं इनमें। ठीक है, ज्यादातर में आप देखोगे स्टेप लैडर इंस्ट्रक्शंस दो ही हैं। और स्पेशल फंक्शंस इंस्ट्रक्शन जो 85 आप ले सकते हो, अप्लाइड इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं इनको। तो आप देखोगे इतने सारे 218 है, 218 है मैक्सिमम आप यूज कर सकते हो, और FX1 इसमें 85 है, FX1N में 89 है। तो इस तरीके से। और फिर है हमारा मैक्सिमम स्पेशल फंक्शन मॉड्यूल्स जो है कनेक्शन, कितने सारे स्पेशल फंक्शन मॉड्यूल्स आप कनेक्ट कर सकते हो। मतलब कि जो मॉड्यूल है, जैसे इथरनेट मॉड्यूल है आपका, प्रोफिबस मॉड्यूल है नेटवर्किंग मॉड्यूल के लिए, आप कम्युनिकेशन के लिए इवन अलग से आपको जो है डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स जोड़ने हैं। तो कितने स्पेशल फंक्शन मॉड्यूल्स आप अटैच कर सकते हैं, तो ये है। FX1S में आप नहीं अटैच कर सकते हैं, 1N में आप 2 अटैच कर सकते हैं स्पेशल फंक्शन मॉड्यूल, FX2N में आप 8 स्पेशल फंक्शन मॉड्यूल अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से है। ये राइट और लेफ्ट का मतलब कि CPU के राइट और लेफ्ट में, कि अगर FX3G है तो इसमें आप CPU के राइट में 8 मॉड्यूल अटैच कर सकते हो और लेफ्ट में टोटल 12 है। तो इस तरीके से है, ये सारे इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो टेबल में, फुल्ली स्पेसिफाइड है। तो ये अलग अलग है, FX1N, FX2N, FX3G, FX3GC अप टू FX3UC। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे क्लियर जो है आप तो समझ गए होंगे। तो अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम राइट कंट्रोलर, तो राइट कंट्रोलर सेलेक्ट करते समय हमें तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले मेरे पास इनपुट आउटपुट क्या है, अलग अलग PLC अवेलेबल है। तो मुझे ये देखना पड़ता है कि मेरे पास जो नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल्स हैं वो क्या है और कितने हैं, एनालॉग है, डिजिटल है, क्या है, और टोटल नंबर कितने हैं। तो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं PLC। दूसरा हमें देखना होता है कि जो फंक्शंस मुझे यूज करना है, ठीक है, वो कौन सी PLC में अवेलेबल है। अब मान लो मुझे एनालॉग की जरूरत है और मेरे पास FX1S है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्सटेंशन मॉड्यूल उसमें आप अटैच नहीं कर सकते। तो मुझे ये ध्यान रखना हो कि जो फंक्शन मुझे चाहिए क्या वो मेरे PLC को सपोर्ट कर रहा है। और तीसरा पावर सप्लाई, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल। तो ये तीन टर्म्स को ध्यान में रख के हम लोग जो है वो PLC सेलेक्ट करते हैं। पावर सप्लाई जो है वो नॉर्मली 24 वोल्ट DC का PLC अवेलेबल होता है, 100 to 240 वोल्ट AC का, और 12 to 24 वोल्ट DC इनके बीच में होते हैं। और आउटपुट जो है वो कौन सा है हमारे पास, रिले है, ट्रांजिस्टर टाइप है, इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो है तीन टर्म्स, इनको ध्यान में रख के हम लोग अपना राइट कंट्रोलर सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा FX सीरीज में ही अगर लेना है तो कौन सा कंट्रोलर आपको सेलेक्ट करना है। इसके अकॉर्डिंग अब ये हम देखते हैं कि FX1S है, इसमें इनपुट आउटपुट की बात करूं तो जो है आपके अलग अलग सीक्वेंस में अवेलेबल है, अलग अलग वर्जन में। जैसे 10 है आपके इनपुट आउटपुट में अवेलेबल है। तो ये जो है FX1S 10M, और आगे जो ये ब्लॉक ब्लॉक दिख रहा है ये इसमें कुछ भी हो सकता है। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके मीनिंग क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट इसमें 6 है, नंबर ऑफ आउटपुट 8 है, और टोटल जो है आपके 10 पॉसिबल, ऐसे 14 है हमारे पास। ये जो है सॉरी यहाँ पे 4 होगा, यह मिसप्रिंट है। यहाँ 14 इनपुट आउटपुट है, 8 और 6 है। ये 12 8 है, 16 14, इस तरीके से आप देख सकते हो अलग अलग में। आपके FX1N में जो है वो 36 मैक्सिमम 36 और 24 है। ठीक है, पावर सप्लाई की बात करें तो कौन सा PLC, FX1S जो है 24 वोल्ट DC या 100 to 240 वोल्ट AC से चल सकता है। आउटपुट जो है इसमें ट्रांजिस्टर और रिले टाइप है। तो इन चीजों को हम देखते हैं हर PLC में कि कौन से अगर मान लो जैसे आपको AC सप्लाई सपोर्ट करने वाला PLC चाहिए, बट यहाँ अगर आपने FX2LC लगा दिया तो वो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास अगर AC पावर सप्लाई है, बट ये जो PLC है ये सिर्फ 24 वोल्ट DC से रन करता है। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि मेरा आउटपुट मॉड्यूल क्या है, टोटल नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट कितने जो है मुझे रिक्वायरमेंट है, और कौन से फंक्शंस को मेरा PLC सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट PLC का है, आप देखेंगे सबके नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट जो है वो अलग अलग है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब स्ट्रक्चर की बात करें कि जो पीएलसी आपका दिखेगा उसमें अलग अलग पार्ट्स होंगे, वो सबके मतलब क्या है। तो मैंने यहाँ एक स्पेसिफिक एफएक्स वन एन बेस यूनिट के बारे में डिस्क्राइब किया है, बाकी सब में लगभग सेम होता है, इसी तरीके की चीजें होती है। तो सबसे पहले जो है ये टर्मिनल कवर है, जो इनपुट टर्मिनल है आउटपुट टर्मिनल है, इन सबको कवर करने के लिए टर्मिनल का आप यहाँ देखोगे कि ये इनपुट साइड में भी है और आउटपुट साइड में भी है। क्या है? टर्मिनल कवर है। ये माउंटिंग होल है कि आपको जो पैनल में जो है अगर पीएलसी को माउंट करना हो, इंस्टॉल करना हो, तो आप इन माउंटिंग होल्स के थ्रू करते हैं। ठीक है। यहाँ पे रन और स्टॉप स्विच होता है पीएलसी में, ये जिससे आपके थ्रू आप पीएलसी के मोड को चेंज कर सकते हो। यहाँ अलग अलग स्लॉट अवेलेबल है, मेमोरी कैसेट्स वगैरह, अडेप्टर्स, डिस्प्ले, ये सारा जो है आप इसमें अटैच कर सकते हो। यहाँ दो पोटेंशियोमीटर को एफ एक्स वन एन सीरीज करता है सपोर्ट, दोनों पोटेंशियोमीटर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और कनेक्शन सोर्स पावर सप्लाई के लिए जो है इनपुट साइड यहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है। डिजिटल आउटपुट के लिए भी जो है इसमें मॉड्यूल अवेलेबल, टर्मिनल कवर है और प्रोटेक्टिव कवर भी होता है कि इनपुट कवर के बाद ऊपर से एक प्रोटेक्टिव कवर होता है जो प्रोटेक्ट करता है इनपुट और आउटपुट को। हाउसिंग कवर है कि जो ये पोटेंशियोमीटर वगैरह है इसके ऊपर से लगा हुआ होता है, ये हाउसिंग कवर। अलग अलग जो है मोड को शो करने के लिए जो है अलग अलग आपके एलईडीज भी लगे होते हैं। एलईडीज फॉर इंडिकेटिंग द आउटपुट स्टेटस, स्टेटस को शो करता है आउटपुट की क्या स्टेटस है। ठीक है। तो इसको शो करने के लिए यहाँ पे आउटपुट इंडिकेटर है। ठीक है। ऑपरेशन स्टेटस को शो करने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन एलईडी है। और इनपुट स्टेटस को शो करने के लिए यहाँ नंबर लिखे होंगे 1 2 3 4 इस तरीके से, और ये ऑन ऑफ होंगे इंडिकेटर। यहाँ पे जो है आपका एक्सटेंशन बस है, जो एक्सटेंशन मॉड्यूल्स होते हैं इनके साथ अटैच करने के लिए एक्सटेंशन बस है आपका। और ये पावर सप्लाई के कनेक्शन के लिए जो है स्पेस दिया होता है। टर्मिनल जो है डिजिटल इनपुट टर्मिनल्स ये हैं, ये इनपुट टर्मिनल्स हैं, ये आउटपुट टर्मिनल्स हैं हमारे। तो ये सारा जो है ये इसके बेस यूनिट का डिजाइन है। तो अगर मैं वायरिंग की बात करूं कि कंट्रोल वायरिंग कैसे होती है, तो ये दो तरीके से होती है, सोर्सिंग और सिंकिंग। अगर मेरे पास जो है पीएनपी है, अगर मेरा सेंसर, अगर इनपुट की बात करूं मैं, यहाँ पे आपको इनपुट और आउटपुट दोनों की वायरिंग दिखाई हुई है कि मेरे पास जो इनपुट है, अगर डिजिटल की बात करूं मैं तो पीएनपी और एनपीएन हो सकते हैं सेंसर, और अगर आउटपुट की बात करूं तो रिले टाइप हो सकते हैं या ट्रांजिस्टर टाइप। तो जो अगर पीएनपी है मेरा, तो मैं क्या करता हूँ, पीएनपी सेंसर है तो वो क्या करेगा, इनपुट जो प्रोवाइड करेगा वो पीएलसी को क्या देगा, वो पॉजिटिव देगा। तो ऑब्वियसली कॉमन एस क्लास एस जो है वो इसमें कॉमन होता है, इसे मुझे नेगेटिव देना होता है। ठीक है। तो क्या करते हैं, जो इनपुट्स हैं इनको पॉजिटिव देता हूं अगर मेरे पास एनपीएन सेंसर है, और इस तरीके की वायरिंग को हम क्या बोलते हैं, सिंकिंग। ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉमन को नेगेटिव देना होता है और जो इनपुट है उसे मुझे पॉजिटिव सप्लाई देना होता है यहाँ। ठीक है। और बीच में आपका एनपीएन, सॉरी पीएनपी सेंसर आता है। अगर मेरे पास सेंसर एनपीएन है तो वो क्या करेगा, इनपुट को देगा नेगेटिव, तो ऑब्वियसली मुझे कॉमन को देना पड़ेगा पॉजिटिव सप्लाई। तो इस तरीके की वायरिंग को हम लोग सोर्सिंग टाइप को। वैसे ही अगर रिले आउटपुट की वायरिंग करनी हो तो सेम जो है आपका ट्रांजिस्टर टाइप वायरिंग करनी हो तो इस तरीके से आप वायर कर सकते हो। इसमें क्या है, आप देखेंगे रिले टाइप में जो है वो भी कॉमन को पॉजिटिव ही मिला है। ठीक है। और बाकी जितने भी आउटपुट्स हैं उनको नेगेटिव मिला है। और रिले टाइप में आप देखेंगे कि जो है आपका कॉमन उसको पॉजिटिव मिला है और जितने भी आउटपुट्स हैं उन सबको नेगेटिव सप्लाई मिला है। तो ये सेम होता है। तो इस तरीके से आप जो है मित्सुबिशी पीएलसी की वायरिंग करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डिजिटल इनपुट आउटपुट की वायरिंग के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे अभी अभी आपको बताया था कि जो भी पीएलसीज होंगे उनके ऊपर कुछ नेम लिखे होंगे, मॉडल नेम। मैं आपको बता रहा था कि ये कौन सा पीएलसी क्या टाइप है, इसके लिए इस तरीके से नेम लिखे होंगे। तो इसके मतलब क्या होते हैं, ये जो नेम लिखे हैं इनके मतलब FX1N। ठीक है। 24MRDS / समथिंग कुछ लिखा होगा इस तरीके से, इसमें हर वर्ड का अपना मतलब। अगर मैं बात करूं यहाँ ए है, FX1N का क्या मतलब है, तो ये बताता है कि आपका पीएलसी टाइप क्या है, कौन से सीरीज का। अगर यहाँ पे मान लो FX1S होता, मतलब आपका जो पीएलसी है वो 1S टाइप का है। उसके बाद लिखा हुआ है 24। 24 का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट चैनल। फिर यहाँ लिखा होगा एम। एम का क्या मतलब है, यूनिट कौन सा है, ये एक्सपेंशन यूनिट है, मेन यूनिट है, मतलब सीपीयू है या तो अगर आपका एमपीयू होगा तो एम लिखा होगा, अगर आपका पावर एक्सटेंशन यूनिट है तो ई लिखा होगा, या आपका एक्सपेंशन ब्लॉक है तो ई एक्स लिखा होगा।
और अगर एक्सपेंशन ब्लॉक आउटपुट है तो आपका ई वाई लिखा होगा, इनपुट के केस में ई एक्स लिखा होता है। ठीक है, और यहाँ उसके बाद आउटपुट की बात करें हम लोग, एम के बाद आर लिखा है तो आउटपुट क्या है आपका, रिले टाइप है तो आर लिखा होगा, ट्रांजिस्टर टाइप है तो टी लिखा होगा, और ट्रैक टाइप है तो एस लिखा होगा। तो ये तीन ऑप्शंस अवेलेबल है, यहाँ लिखा होगा, जिसके अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं इन चीजों को कि किस तरीके का आउटपुट है मेरा। देन आफ्टर ये फिर डी है, तो डी को जब आप देखेंगे यहाँ पे तो डी है, लेकिन हो सकता है किसी और पीएलसी में कुछ हो, तो डी का क्या मतलब है, यह डी की जगह ओमिट हो सकता है, डीएस हो सकता है, डीएसएस हो सकता है, ई हो सकता है, ईएस हो सकता है, ईएसएस हो सकता है, और यूए1 हो सकता है। ओमिट का मतलब है कि ये एसी जो है पावर सप्लाई लेता है, ठीक है, और जापानी स्पेसिफिकेशन है इसका। डी का मतलब है कि ये डीसी जो है सप्लाई लेता है और जापानी जो स्पेसिफिकेशन है। डीएस का मतलब है कि ये जापान के अलावा जो मित्सुबिशी पीएलसी बनती है वो जापान के लिए अलग बनती हैं, और आउटसाइड जो है वर्ल्ड, मतलब आउटसाइड जापान सॉरी, जो है वर्ल्ड स्पेस के लिए अलग बनती है। तो वर्ल्ड स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जो है, अगर डीएस लिखा है तो वो डीसी है लेकिन वर्ल्ड स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग है। डीएसएस लिखा है तो वर्ल्ड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग डीसी है। ई लिखा है तो जापानीज स्पेस में एसी है। ईएस का मतलब वर्ल्ड स्पेस में एसी है तो ईएसएस है। इस तरीके से सारी चीजें, और अंत में यहाँ पे आपको यूएल लिखा होगा, मतलब यूएल रजिस्टर्ड है, ये पीएलसी आपका जो है वो रजिस्टर्ड है। तो इस तरीके से हर बात का जो जितने भी टर्म्स इसमें यूज हो इसके कुछ मतलब है, इसके जगह कुछ और भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन हमें ये समझना है कि इसके मतलब क्या है। अगर आपके पास कोई पीएलसी आता है और उसके ऊपर ये मॉडल नंबर लिखा होता है, ये मॉडल नेम लिखा होता है, तो उस पर लिखे हर लेटर का अपना एक स्पेसिफिक मतलब होगा, और वो मतलब को आप इस तरीके से देख सकते हैं सीमेंस के पीएलसी, सीमेंस सॉरी मित्सुबिशी के पीएलसी। अब हम लोग बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। हार्डवेयर स्ट्रक्चर के बारे में काफी बात कर लिए, तो प्रोग्रामिंग जो इसमें होती है वो आपका जो मेनली ये सपोर्ट करता है वो इंस्ट्रक्शन लिस्ट और लैडर डायग्राम सपोर्ट करता है। लैडर इज वेरी इजी, तो हम लोग यहाँ डिस्कस लैडर के अकॉर्डिंग करेंगे, बट साथ में इंस्ट्रक्शन लिस्ट प्रोग्राम को भी जो है रेफरेंस की तरह हम यूज करेंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस को देखना और समझना उसमें काफी आसान होता है। दो अलग अलग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो एफएक्स सीरीज पीएलसी को जिस मतलब एफएक्स सीरीज पीएलसी की प्रोग्रामिंग उन दोनों के थ्रू की जा सकती है। द फर्स्ट वन इज जीएक्स डेवलपर एंड सेकंड वन इज जीएक्स वर्क्स। और जो लाइन होते हैं लैडर डायग्राम, इन्हें हम रंग कहते हैं। ठीक है, तो इन लाइंस के थ्रू हम लोग प्रोग्राम करते हैं, इन स्टेप्स के थ्रू हम लोग प्रोग्राम करते हैं। इसमें जीएक्स वर्क्स 2 जो है आजकल काफी यूज हो रहा है, काफी एडवांस फीचर्स है इसमें, ग्राफिक्स इसका काफी बेहतर है, बट आप जीएक्स डेवलपर के थ्रू भी इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करें कि इनपुट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर कैसा हो, दो टर्म्स कंटेन करते हैं। पहला डिवाइस, ठीक है, और दूसरा इंस्ट्रक्शन। ये जो है ये आपका अगर लेटर की बात करें तो ये इंस्ट्रक्शन है, और ये जो है ये डिवाइस कहेंगे इसको। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है एंड और ये डिवाइस है, ये जो एड्रेसिंग आप देख रहे हो इसको डिवाइस बोलते हैं। तो ये आपका लैडर डायग्राम में है, ठीक है। और इसमें जो स्टेप नंबर होता है, जैसे आप अगर आपने सीमेंस और ब्रेडली की प्रोग्रामिंग की हो तो उसमें आपको पहले से असाइन होता है नेटवर्क नंबर और लैडर नेम। इसमें आपको ऑटोमेटिकली असाइंड हाँ होता है। जैसे आप प्रोग्राम करोगे ना, एक ओपन स्पेस होता है जिसमें आप प्रोग्राम करोगे, तो ये स्टेप नंबर आपको डिफाइन करता है ये। तो दो टर्म कंटेन करता है, ऑपरेंड और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरीके से इसका मतलब है, अलग अलग काफी सारे हैं। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे एड्रेसिंग लिखा है, आपने यहाँ देखा कि ये जो है ये इंस्ट्रक्शन है और डिवाइस के अकॉर्डिंग। तो इंस्ट्रक्शन जो है उसके क्या मतलब है, डिवाइस नेम लिखा होता है x0। ठीक है, तो x0 में x जो है वो है डिवाइस नेम, और 0 जो है वो है डिवाइस एड्रेस। अगर यहाँ पे लिखा हो y0 तो y इज द डिवाइस नेम एंड 0 इज द डिवाइस एड्रेस। तो दो पार्ट्स होते हैं किसी भी जो है आपका एड्रेस होता है, जो इंस्ट्रक्शन होता है उसके दो पार्ट हैं। द फर्स्ट वन इज डिवाइस नेम एंड सेकेंड वन इज डिवाइस एड्रेस। तो अलग अलग डिवाइस है हमारे पास, इनपुट के लिए x यूज करते हैं, आउटपुट के लिए y, जो बेसिक है। रिले के लिए जो हमारा ऑक्सिलियरी जो है रिले है, उसके लिए हमारे पास एम होता है, टाइमर के लिए टी है, ठीक है, काउंटर के लिए सी है, और डेटा रजिस्टर के लिए हमारे पास डी है। तो ये अलग अलग काम के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब इंस्ट्रक्शन सेट्स की बात करें कि जो अगर आप जीएक्स वर्क्स 2 में जाओगे या जीएक्स डेवलपर में जाते हो, तो आपको दो तरीके के इंस्ट्रक्शन सेट होता है। एक होता है बेसिक इंस्ट्रक्शंस,
ठीक है, बेसिक इंस्ट्रक्शन सेट। और दूसरा होता है आपका अप्लाइड इंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन, इसको कहते हैं। जो बेसिक इंस्ट्रक्शन सेट है, आप देख सकते हो, जो बेसिक इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं वो होते हैं जो हार्ड वायर्ड में जो आप डिवाइस यूज करते हैं, जैसे रिले, कॉन्टेक्टर, स्विचेज। तो इनकी जगह पे जैसे पुश बटन है, कॉन्टेक्ट्स हैं, आउटपुट्स हैं, इनके जगह पे जो आप इंस्ट्रक्शन यूज करते हो वो बेसिक इंस्ट्रक्शन सेट्स में आते हैं। सारे पीएलसी जो है एफएक्स सीरीज के, वो बेसिक इंस्ट्रक्शन सेट्स को सपोर्ट करते हैं। बट जो एडवांस फंक्शंस है आपको उनको भी आपको यूज करना है। तो एडवांस फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन या अप्लाइड इंस्ट्रक्शन जो है वो इस्तेमाल होता है। और ये अप्लाइड इंस्ट्रक्शन है, ये मॉडल बाय मॉडल वैरी होता है। कुछ मॉडल्स इन्हें सपोर्ट करते हैं, कुछ मॉडल्स इन्हें सपोर्ट नहीं करते। तो कौन कौन से हैं आप देखेंगे। तो जैसे बेसिक इंस्ट्रक्शन सेट्स की बात करें तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एलडी है आपका, एलडीआई है, आउट है, एंड है, ठीक है, एंड नॉट है, एन आई, और अ नॉट, एंड ब्लॉक। तो ये काफी सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस में आते हैं। और भी हैं, जैसे एलडीपी है आपका, एलडीएफ है, एनपी है, ठीक है, ओ आर पी है, ओ आर एफ है। ये सब आपके पल्स सिग्नल इंस्ट्रक्शंस है। सेट डिवाइस के लिए आपका सेट और रिसेट है, ठीक है। और पैरेलल जब आप लेते हैं ना तो स्टोर होता है, रीड और डिलीट करने के लिए एमपीएस, एमआरडी और एमपीपी है। पल्स इंस्ट्रक्शन है, पीएलएस, पीएलएफ है, एमसी, एमसीआर है, इन्वर्ट है। तो ये सब बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ अप्लाइड इंस्ट्रक्शंस है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग बेसिक इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है एलडी। एलडी मीन नॉर्मली हम इसे एनओ बोलते हैं, लोड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जैसे ही आप F5 प्रेस करते हो, यहाँ आप दिखा हुआ है कि आप जैसे ही मित्सुबिशी में क्या करेंगे, F5 प्रेस करेंगे सॉफ्टवेयर जीएक्स वर्क्स में, तो क्या होगा कि आपका जो है ये सिंबल आ जाएगा। अब इसके ऊपर काम करेंगे, लोड इंस्ट्रक्शन है। और ये लोड इनवर्स इंस्ट्रक्शन है, एनसी बोलते हैं इसे, ठीक है। ये एनसी है और ये एनओ है, या इसी को हम एग्जामिन इफ क्लोज बोलते हैं, इसी को एग्जामिन इफ ओपन बोलते हैं। यहाँ जो है मित्सुबिशी में आप इसे, ये लोड इंस्ट्रक्शन है और ये लोड इनवर्स इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो एलडी एंड एलडीआई ये दो इंस्ट्रक्शन है, इनपुट, रिले, टाइमर, काउंटर्स, इनके साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा आउटपुट इंस्ट्रक्शन इस तरीके का होता है, इसका शॉर्टकट F7 है। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर में F7 प्रेस करते हैं, ये इंस्ट्रक्शन आ जाता है। ये आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, इससे रिलेटेड जैसे ही रंग ट्रू होता है, मींस इससे रिलेटेड इनपुट जैसे ही हाई होगा, ये हाई कर देता है अपने आप को, ठीक है। तो ये इनपुट के स्टेटस को शो करने के लिए इसका यूज हम करते हैं, ठीक है। तो ये आउटपुट इंस्ट्रक्शन हैं। देन आफ्टर आप एग्जांपल देख सकते हो एलडी के साथ आउटपुट इंस्ट्रक्शन किस तरीके से बिहेव करता है। यहाँ एक आपका जो है लोड इंस्ट्रक्शन है एलडी, और इसके साथ ही आउटपुट अटैच्ड है। जब लोड इंस्ट्रक्शन लो होगा तो आउटपुट आपका, अब यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, सिग्नल सीक्वेंसेस का। तो ये सिग्नल, ये इनपुट, इनपुट का सिग्नल है या आउटपुट का। जब जब आप देखेंगे इनपुट हाई होगा, आउटपुट भी जो है आपका हाई हो रहा है, और जब इनपुट लो है तो आउटपुट भी लो है। तो इस तरीके से एलडी के साथ आउटपुट जो है इंस्ट्रक्शन बिहेव करता है। एलडीआई जो है ये क्या है, एनसी के साथ जस्ट अपोजिट, ये इनवर्स है, ये लोड इनवर्स। ये कैसे करता है, जब इनपुट लो होगा तो आउटपुट हाई, और जब इनपुट हाई तो आउटपुट लो। अब यहाँ देख सकते हैं, देखिए जब इनपुट हाई है तो आउटपुट लो है, और जब इनपुट लो है तो आउटपुट हाई है आपका, बिकॉज ये एनसी है। तो इसको एनसी को हम यहाँ पे लोड इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, लोड इनवर्स इंस्ट्रक्शन। अगला है हमारा ए एन बी और ओ आर। ये सिंपल अटैच करने के लिए होता है, एंड ब्लॉक और ब्लॉक। और मीन्स पैरेलल, अगर हमें पैरेलल अटैच करना है तो हमें इसकी जरूरत होती है। सिंपल लाइन है, इसके लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये इंस्ट्रक्शन आप जो है इंस्ट्रक्शन लिस्ट में लिख सकते हैं, बट लैडर में आपको जो है इंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो एंड ब्लॉक और ब्लॉक है ये, सीरीज और पैरेलल में अटैच करने के लिए, लाइन को जो है कनेक्ट करने के लिए। अगर रंग कहीं पे ब्रेक हो रहा है तो उसको अटैच कर सकते हैं आप इसके थ्रू, ठीक है। इसका जो शॉर्टकट है वो F9 है, और इसका शिफ्ट प्लस F9। आगे देखते हैं हम लोग, इस तरीके से है ये हमारा जो है। अगर लैडर की बात करें तो लैडर में इस तरीके से ये अटैच होगा, आप देख सकते हैं। ये हमारा जो है एंड है, और ये हमारा जो है ये और है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन लिस्ट में आप देखेंगे ये लेटर है, यहाँ कमांड लिखा हुआ है। लेटर में कमांड, कुछ कमांड लिखने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ ये कमांड लिखे हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन लिस्ट में आपको कमांड लिखने होते हैं। आप यहाँ देखेंगे ए एन बी, यहाँ ओ आर आई, तो ये सब कमांड है जो लिखे हुए हैं। इस तरीके से हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, एंड ब्लॉक और ब्लॉक की।
ये और भी इंस्ट्रक्शंस हैं पैरेलल के लिए। अब जो है कुछ आपके पल्स ट्रिगर एग्जीक्यूशन ऑपरेशंस भी हैं, एलडीपी एलडीएफ, ये मेन हैं आपके। एंड पी, अगर इसी को जैसे आपका एंड कमांड अभी हमने देखा एंड ब्लॉक, तो उसी तरीके से है ये आपका जो है एंड एफ। यहाँ राइजिंग एज और फॉलिंग एज दो चीजें आप लोग जानते होंगे। अगर एक मुझे आउटपुट पास करना होता है कि एक स्पेसिफिक प्रोग्राम साइकिल के लिए, ठीक है, तो हम इसका यूज करते हैं। एक पल्स मुझे पास करना होता है कि एक प्रोग्राम साइकिल के लिए इंस्ट्रक्शन पास हो। तो जब आपका जो है इनपुट 0 से 1 हो रहा है, रंग आपका जो है 0 से 1 ट्रू हो रहा है, उस समय अगर मुझे एक पल्स पास करना है तो मैं एलडीपी यूज करता हूँ, लोड पल्स। ठीक है, ये राइजिंग एज के लिए होता है, और ये जो है फॉलिंग एलडीएफ यूज करता हूँ कब, जब 1 से 0 हो रहा हो आपका। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ एंड पी है, ये अटैच करने के लिए होता है सीक्वेंस। एंड एफ है, ये भी फॉलिंग के लिए है। और पल्स ये पैरेलल अटैच करने के लिए, सेम इसका बिहेवियर जो है वो सेम है जो अभी हमने पीछे देखा है, बट ये सब पल्स पास करते हैं। ठीक है, यहाँ सेम चीजें हैं कि राइजिंग एज के लिए 0 to 1 होगा और फॉलिंग एज के लिए 1 to 0 होता है। और ये जो पल्स क्रिएट होगा ना, इसका ड्यूरेशन एक स्कैन साइकिल, जो भी आपका सॉरी एक प्रोग्राम साइकिल है, प्रोग्राम स्कैन में जो टाइम लगता है उस टाइम के लिए। आप यहाँ देखिए, जैसे ही आपका जो है ये आपका राइजिंग सिंगल पल्स है, यहाँ हमने यूज किया है। आप देखिए, ठीक है, आप यहाँ देखेंगे क्या था, एलडीपी हमने यहाँ यूज किया, लोड पल्स फंक्शन। लोड पल्स फंक्शन में आप देखेंगे जैसे ही सिग्नल हाई हुआ, आउटपुट जो है आपका वो एक प्रोग्राम साइकिल के लिए हाई। दूसरा जब पल्स मिला फिर एक प्रोग्राम साइकिल, मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ, तो इसकी जरूरत कहाँ होती है? तो इसकी जरूरत होती है जैसे आप पैकेजिंग प्रोसेस है, जैसे आपका एक पैकेट आया, आपको एक सिग्नल अपने काउंटर को सेंड करना है। ठीक है, फिर अगला पल्स आया, देन आपको मतलब जितने पैकेट्स की पैकेजिंग हो रही है कुछ इस तरीके के, अगर आपको प्रोसेस एग्जीक्यूट कराने हैं तो आप राइजिंग एज की यूज कर सकते हैं। या अगर आपको ये है कि जब वो पास हो गया आपका आउटपुट, देन आफ्टर वो काउंट करे, तो आप फॉलिंग एज का यूज कर सकते हैं। ये हमारा फॉलिंग एज है। आप देखेंगे जब इनपुट जो है वो मेरा 0 हो रहा है, मतलब 1 से 0 हो रहा है, उस समय आपका जो है ये हाई हो रहा है। आप देखेंगे एक प्रोग्राम इसका। इसी तरीके से इसके और भी इंस्ट्रक्शंस हैं आपके, जैसे आपका ये एंड पी एंड एफ ओ आर पी ओ आर एफ, और भी काफी सारे इंस्ट्रक्शन हैं जो इसके इक्विवेलेंट आपने अभी एल डी एंड और देखा, तो इसी तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अब अगला है हमारा सेट। अगर आप चाहते हो कि एक पल्स के बाद भी, जैसे मान लो आपके पास पुश बटन है या रिले है जो होल्ड नहीं करता है स्ट्रेट, बट आप चाहते हो कि अगर वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी अगर वो सिग्नल दे तो आपका आउटपुट का स्टेटस होल्ड हो जाए, तो आप सेट का यूज करेंगे। मतलब 0 से 1 हो जाए और स्टेटस को होल्ड कर ले, तो आप सेट ब्लॉक यूज करते हैं। और अगर आप फिर चाहते हो कि होल्ड को अनहोल्ड कर दे, अनलैच कर दे, तो आप रिसेट ब्लॉक को वो रिसेट कर देगा। मतलब 0 से 1 करके होल्ड कराने का काम सेट करता है, और 1 से 0 करके होल्ड कराने का काम रिसेट करता है। एफ8 से आएगा ये जो है आपके, एफ8 आप प्रेस करेंगे तो ये आपका सेट फंक्शन या रिसेट आप यूज करते, तो सेट के साथ आप आउटपुट एड्रेस लिख सकते हैं। जिस भी आउटपुट को आपको लैच या अनलैच करना है, आप रिले का एड्रेस लिख सकते हैं। रिसेट के साथ भी सेम, जिसे आप लैच या अनलैच कराना चाहते हैं। तो ये सेटिंग और रीसेटिंग की बात है, एफ8 की के थ्रू आप लिख सकते हैं। जिस भी आउटपुट या रिले का एड्रेस लिखना है उसके एड्रेस साथ में आप लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके का इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं यहाँ कि जब x1 की हाई होगा तो m0 जो रिले है हमारा वो हाई हो जाएगा, और जब x2 की हाई होगा तो जो ये m0 रिले है वो रिसेट हो जाएगा। ये इसका सिग्नल सीक्वेंस है। आप देख सकते हैं कि जब x1 हाई हो रहा है तो उस समय m0 आपका हाई हो रहा है और लैच कर जा रहा है। कब तक? जब तक कि x2 हाई नहीं हो। जैसे x2 हाई हो रहा है ये अनलैच हो जा रहा है, स्टेटस को, इसका स्टेटस 0 हो जा रहा है। आपका इंस्ट्रक्शन लिस्ट में जो है आप इस तरीके से इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। एल डी जो है ये सेट, इसमें सारे कमांड्स लिखने होते हैं, तो इससे आपको कमांड का ही पता चलता है कि सेट जो है m0 को किया है और रिसेट भी जो है m0 को किया है, और जो आपका एल डी जो है आपका इसके थ्रू। नेक्स्ट हमारा एमपीएस एमआरडी और एमपीपी है। ये इंस्ट्रक्शन एक्चुअली इंस्ट्रक्शन लिस्ट के ही हैं, क्योंकि लैडर में आप इसको नहीं देख सकते। एमपीएस जो है उसका काम क्या है कि ये मेमोरी पॉइंट को स्टोर करता है, जो सिग्नल पीछे से आ रहा है उसको स्टोर करेगा। ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन को। एमआरडी क्या करता है, उसको स्टोर्ड रिजल्ट को रीड करता है और स्टोर करता है। और एमपीपी जो है वो जो है स्टोर्ड को डिलीट कर देगा, ताकि जब नेक्स्ट सिग्नल आए तो फिर नए सिरे से आए। तो ये आपका एमपीएस एमआरडी और एमपीपी है।
इन तीनों का यूज होता है इस तरीके से। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये पॉइंट्स है पैरेलल जब आपने यूज किया तो ये एमपीएस पॉइंट है, ये एमआरटी है और ये एमपीपी। ठीक है, तो ये तीनों एक साथ ही यूज होते हैं और लैडर में इसकी जरूरत नहीं होती। आपको जो इसकी जरूरत है ये इंस्ट्रक्शन लिस्ट में होगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से अटैच कर सकते हैं और अगर आप ऐसे अटैच नहीं करना चाहें तो आप जो है इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि आप पैरेलल करें ताकि आपका जो है स्टेप जो है नंबर ऑफ स्टेप मिनिमम हो। इसके लिए इसका यूज करते हैं। आप देखेंगे कि एक ही स्टेप में ये वर्क हो गया आपका, बट यहाँ पे आपको उसके लिए 3 अलग अलग स्टेप्स जो हैं वो यूटिलाइज करने पड़े। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ से सिग्नल आया ये पॉइंट इसको जो है स्टोर किया, इसने इसको रीड किया और देन आफ्टर ये जो है ये इसने इसको रीड स्टोर करने के बाद इसको डिलीट कर दिया ताकि फिर जब न्यू इंस्ट्रक्शन आए तो ये आगे एग्जीक्यूट करे। तो ये अलग अलग कमांड है इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन लिस्ट में ये कमांड लिखे हुए हैं कि किस तरीके से यूज हो रहे हैं। अगला है आपका जनरेटिंग पल्स। पल्स सेम जो अभी देखा, अभी तो इनपुट के थ्रू हम पल्स जनरेट कर रहे थे। अब अगर मुझे कोई आउटपुट, जो आउटपुट आप लिख रहे हो एफेट कमांड के थ्रू आप पल्स भी दे सकते हो। ये जो है पीएलएस है ये राइजिंग एज पल्स है और पीएलएस जो है वो फॉलिंग के लिए है। तो अगर आपका जो है इनपुट 0 से 1 हो रहा है तो आपका पल्स जो है एक प्रोग्राम साइकिल के लिए एक पल्स जनरेट करेगा। और ये जब 1 से 0 हो रहा है तो एक प्रोग्राम साइकिल के लिए ये, मतलब लेंथ जो है उस पल्स का वो एक प्रोग्राम साइकिल हो। F8 के थ्रू आप ले सकते हो, ये इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। इसमें आप पीएलएफ और जो आपका आउटपुट का एड्रेस है वो लिख सकते हो, जैसे M0 या Y0 आउटपुट या रिले का एड्रेस। ठीक है, तो ये पीएलएस है, समझ गए हो गया आप लोग। तो अब आगे बात करें कि लैडर डायग्राम में इस तरीके से होता है कि पीएलएस है ये इसके सीक्वेंस है, मतलब सिग्नल सीक्वेंस। आप देख सकते हैं कि इनपुट के अकॉर्डिंग जो पल्स जनरेट हो रहा है M0 को आप देखेंगे एक प्रोग्राम साइकिल के लिए हो रहा है बस। अगला है हमारा एमसी और एमसीआर। अगर मैं चाहूँ कि मेरा जो प्रोग्राम है एक स्पेसिफिक प्रोग्राम का जो रेंज है कि लैडर 2 से लैडर 5 तक का प्रोग्राम मेरे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चले, कि जब मैं चाहता हूँ तो प्रोग्राम रन हो, नहीं चाहता तो रन ना हो, उसके लिए मेरे पास जो है वो एमसी और एमसीआर जो है इंस्ट्रक्शंस जो है उसकी जरूरत होती है। ये दोनों इंस्ट्रक्शंस साथ में यूज होंगे। ठीक है, इसको मास्टर कंट्रोल सेट और मास्टर कंट्रोल रीसेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मास्टर कंट्रोल है ये जैसे ही हाई होगा एमसी इंस्ट्रक्शन, आप देखेंगे कि एमसी से लेके एमसीआर के बीच के जितने भी प्रोग्राम होंगे वो काम नहीं करेंगे। ये जो है वो काम तभी करेंगे जब आपका ये हाई है। इसका जो इंस्ट्रक्शन होता है इस तरीके से होता है MC N0 M10। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि आप जो भी एड्रेस यहाँ लिखते हो, ठीक है, उस ये एक्टिवेट कर देता है। ये इसको एक्टिवेट तभी करेगा जब आप जो है ये आपका मास्टर कंट्रोल हाई होगा। तो मास्टर कंट्रोल से लेके मास्टर कंट्रोल रीसेट के बीच के सारे प्रोग्राम को ये तभी एग्जीक्यूट कराएगा जब आपका ये इनपुट हाई है, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। ये N0 जो है वो नंबर है, जैसे पहला MC और MCR यूज किया तो N0, दूसरा होगा तो N1, इस तरीके से आप करते हैं। ठीक है, और ये आपका आउटपुट का एड्रेस होता है। तो ये आपका एड्रेसिंग फॉर्मेट है। तो एमसी और एमसीआर हमने देखा। अब इनवर्स है, अगर आउटपुट इनवर्स चाहिए तो आप ये सिंबल यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, जब आपका इनपुट हाई है तो आउटपुट लो होगा और जब जो है रंग आपका फॉल्स है तो ट्रू, मतलब उल्टा अपोजिट बिल्कुल होगा, इन्वर्स करेगा। 1 तो 0, 0 तो 1। आप देखेंगे यहाँ ये दोनों इनपुट जब हाई होंगे तो आउटपुट लो होगा और जब दोनों इनपुट लो होंगे तो आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज ये सारा इनवर्स फंक्शन है। तो ये हम लोग यूज करते हैं। ये INV फंक्शन है, ये आप यहाँ देखेंगे इंस्ट्रक्शन लिस्ट में INV करके लिखा हुआ कि आउटपुट जो है इनवर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर डिवाइस के डिटेल की बात हमने पहले की थी कि अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिवाइस नेम, एक होता है डिवाइस एड्रेस। तो डिवाइस नेम जो है ये X है और डिवाइस एड्रेस जो है ये 0 है। तो इस तरीके से हम उसे देखते हैं। तो पीएलसी में भी जो है वो कितने सारे इनपुट एंड आउटपुट्स पॉसिबल होते हैं अलग अलग, जैसा कि आपको पता है कि FX सीरीज के भी काफी सारे अलग अलग पीएलसी अवेलेबल हैं। तो इनमें अलग अलग में अलग अलग सीक्वेंस में अवेलेबल है। जैसे FX1S जो है वो आपका
6 इनपुट होते हैं और 4 आउटपुट वाला अवेलेबल है, 8 इनपुट से 6 आउटपुट वाला है, 12 8, ऐसे सारा सीक्वेंस है। आप एपेक्स 1N में देखेंगे 8 इनपुट और 6 आउटपुट, 14 इनपुट और 10 आउटपुट। तो इस तरीके से अलग अलग सीक्वेंसेज हैं एपेक्स 2N के। ये सीक्वेंस तो सारे पीएलसी अलग अलग जो अवेलेबल हैं, उसमें कितने इनपुट हो सकते हैं, कितने आउटपुट हो सकते हैं, वो आपको लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये जो है ये ऑक्टल बेस्ड मतलब बाइट बेस्ड होते हैं। इनकी जो एड्रेसिंग होती है 0 to 7, ठीक है, 10 to 17, तो इस तरीके से। आगे देखते हैं हम लोग। अब रिले की बात करते हैं। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस तो हमने काफी पहले देख लिए। ये रिले इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्टोर इमीडिएट बाइनरी रिजल्ट। जो बाइनरी के रिजल्ट्स होते हैं, रिजल्ट्स को अगर मैं सिर्फ चाहूं कि मेरा पीएलसी में कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा हो जो हार्डवेयर को पास ना करे, प्रोग्राम को सिर्फ ऑक्सिलियरी इंटरमीडिएट हो, वो बीच में क्या करे, स्टोर कर ले, ठीक है, और फिर अगले रंग में पास कर दे, सीक्वेंस जो है वो सिक्वेंशियल प्रोसेस को फॉलो करे। तो इसके लिए हमारे पास एक रिले है, एम, इसमें रिले बोलते हैं। अलग अलग पीएलसी में इसके अलग अलग नाम होते हैं, तो इसको मेमोरी बिट या रिले कहते हैं। इसमें कुछ पीएलसी में मेमोरी बिट बोलते हैं, किसी में बाइनरी बिट बोलते हैं। तो यहाँ एम है, एम के साथ जो है आप डिवाइस जो है आप एड्रेस डालते हो। तो ये यहाँ पे जो 384 अवेलेबल है, M0 से लेके M383 तक, ठीक है। तो FX1 इसमें, FX1N में भी 380 अवेलेबल है, FX2N, FX2NC में 500 अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग पीएलसी में अलग अलग इसके रेंजेज हैं। अब इसमें भी दो होते हैं रिलेज, एक होता है अनलैच्ड रिलेज जिसको आपको होल्ड करना पड़ेगा अगर होल्ड चाहिए, और अगर आप लैच्ड रिलेज चाह रहे हैं तो आपके पास जो है 128 अवेलेबल है, लेकिन इसका जो रेंज है वो M384 से लेके M511 तक है। तो अलग अलग पीएलसी में अलग अलग रेंज है, आप देख सकते हैं, और जरूरत के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। तो दो तरीके के रिलेज अवेलेबल है, एक लैच्ड और दूसरा अनलैच्ड। लैच्ड जो होगा जो वो स्टेटस को होल्ड नहीं करेगा रिले, और अनलैच्ड होल्ड नहीं करेगा, और लैच्ड जो होंगे वो स्टेटस को होल्ड करेंगे। अब हम लोग बात करें कुछ स्पेशल रिलेज भी है, स्पेशल फंक्शन, कि वो अगर स्पेसिफिक फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे तो ये रिले हाई होंगे, अदरवाइज लो होंगे। तो ये जो रिले हैं ये कौन है, M8000 से ये स्टार्ट होते हैं, और ये है अलग अलग। M8000 जब पीएलसी रन मोड में होगा तो ये अपने आप ऑन होगा, मतलब रन मोड में ऑलवेज ऑन। अगर पीएलसी रन मोड में होगा तो ये ऑलवेज ऑफ होगा। 8002 जो है ये एक्टिवेट कब कब होंगे, जब कोई पल्स जो है वो हाई, मतलब 0 से 1 होता है, सेट कंडीशन में आएगा आपका पल्स, पल्स वाला कोई फंक्शन अगर एग्जीक्यूट होगा तो ये हाई होगा। अगर पीएलसी में कोई एरर आएगा तो ये वाला रिले हाई होगा। तो इस तरीके से लो बैटरी वोल्टेज के केस में ये 8005 हाई होंगे। 8013 जो है वो क्लॉक सिग्नल पल्स देते हैं 1 सेकेंड का, ठीक है, ये क्लियर करने के लिए 8031 यूज करते हैं। और आउटपुट को अगर डिसेबल करना है तो 8034। तो ये अलग अलग रिलेज हैं, तो जिसके साथ हम लोग आगे काम करेंगे। अब इसमें टाइमर्स होते हैं। टाइमर क्या करता है भाई, तो टाइमर्स टाइम डिले प्रोवाइड करता है प्रोसेस को और आउटपुट को। आप देखेंगे ये आउटपुट है मेरा, तो इसको अगर मान लो मुझे डिले प्रोवाइड करना है 10 सेकेंड्स का, 20 सेकेंड्स का, तो हम टाइमर यूज करते हैं। टाइमर की एड्रेसिंग इस तरीके से होती है, T0 T1 T2 T3, इस तरीके से। यहाँ पे T200 लिखा हुआ है, और ये एड्रेस लिखने के बाद हम स्पेस देते हैं। आउटपुट डिवाइस के साथ ही इसका यूज करते हैं। तो आउटपुट डिवाइस के साथ जो है स्पेस देके आप जो भी टाइम डिले चाहिए होगा। अब इसका जो टाइम बेस होता है वो 100 मिली सेकेंड है। तो आपको जो है क्या करना पड़ता है, इसके लिए आप जो भी आप टाइम लिखेंगे उसमें 10 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो जैसे आपका जो है यहाँ आप देख सकते हैं 1.23 सेकेंड है, बट आप यहाँ देखेंगे सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करके आप लिखते हैं, या इसका क्योंकि टाइम बेस यहाँ दिया हुआ है कि 0.1 सेकेंड का पल्स है, ठीक है। तो 100 से आप मल्टीप्लाई करके आप इसमें लिख देते हैं, और आपको आउटपुट जो है किसी भी एनओ के ऊपर आप टाइमर का एड्रेसिंग लिखते हैं तो टाइमर का आउटपुट मिल जाता है। टाइमर के आउटपुट का मतलब व्हेन टाइमर गेट्स डन, कुछ पीएलसी में इसे डन बिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो व्हेन टाइमर गेट्स डन आउटपुट विल गो हाई। तो टाइमर का आउटपुट जो है किसी भी एनओ के ऊपर टाइमर का एड्रेसिंग लिख दीजिए। जैसे ही टाइमर अपने आउटपुट को गेन करेगा, टाइमर जो है टाइमर का करंट स्टेटस जो है वो सेट पॉइंट को गेन करेगा। सेट पॉइंट बोलते हैं इसमें जो एक्यूमुलेटर होता है एलन ब्रैडली पीएलसी में, उसको यहाँ पे हम
सॉरी, जो प्रीसेट होता है उसको सेट पॉइंट बोलते हैं और एक्यूमुलेटर को करंट स्टेटस बोलते हैं। तो इसका करंट स्टेटस जो है, जैसे टाइमर स्टार्ट होगा 1 2 3 4 चलते हुए, जैसे ही आपके सेट पॉइंट को रीच करेगा वैसे ही आउटपुट जो है इसका हाई हो जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन लिस्ट में इस तरीके से हम प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, तो टाइमर जो है वो टाइम डिले प्रोवाइड करता है हमारे प्रोसेस को। और टाइमर एक्चुअली क्या है, काउंटर्स हैं जो रियल टाइम पल्स को काउंट करता है। ठीक है, और टाइम बेस जो है इसका 0.1 सेकेंड है। तो अगर मुझे कोई भी टाइम सेकेंड्स में यूज करना होगा तो क्या करना है मुझे, जो भी उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, जो भी के साथ आप लिखोगे। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये इसका सिग्नल है कि इस तरीके से वो वेरी कर रहा है टाइमर के अकॉर्डिंग। टाइमर जो है वो दो टाइप के होंगे, एक तो हमारा ऑन टाइमर है जो सिग्नल मिलते ही हाई होता है और चालू हो जाता है। बट इसमें क्या है कि सिग्नल जैसे ही लो होगा ये रिसेट टू जीरो, आउटपुट जो है वो रिसेट हो जाएगा, टाइमर जो है वो रिसेट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, होल्ड करे स्टेटस टाइमर, जो टाइमर का करंट वैल्यू है वो होल्ड करे स्टेटस, अगर डिवाइस स्विच ऑफ भी हो रहा है तब भी। और उसके लिए हमारे पास रिटेंटिव टाइमर। ठीक है, तो दो तरीके के टाइमर्स अवेलेबल हैं मित्सुबिशी एफएक्स सीरीज पीएलसी में, जो जीएक्स वर्क्स 2 या जीएक्स डेवलपर हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें। ठीक है, और इसके रेंज अलग अलग है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट में इस तरीके से दिखाते हैं। इसको अलग से अगर मुझे जीरो करना है कभी भी इसके करंट वैल्यू को, तो रीसेट करना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग हैं। अगर नॉर्मल टाइमर की बात करूं तो 100 मिली सेकेंड टाइम बेस वाले भी टाइमर है, 10 मिली सेकेंड वाले भी हैं। ठीक है, जो 100 मिली सेकेंड है इसका रेंज 3276.7 सेकेंड लिख सकते हैं। आज T0 से लेकर T62 तक आप जब लिखते हैं तो ये आपका 100 मिली सेकेंड करेगा FX1S में। और 10 मिली सेकेंड वाला जो T32 से T62 तक के लिए है। ठीक है, लेकिन ये टाइमर्स तभी यूज होते हैं जब आप इनके साथ स्पेशल रिले M8028 यूज करें, 10 मिली सेकेंड वाले। और 1 मिली सेकेंड का भी अवेलेबल है, जब आप M8028 यूज करेंगे तो आपका जो है, तो ये 1 मिली सेकेंड वाला है। T63 जो है 1 मिली सेकेंड टाइम बेस का है, वैसे ही FX1N में है, आप देखेंगे तो अलग अलग टाइमर के रेंजेज अवेलेबल हैं। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल टाइमर था। रिटेंटिव टाइमर जो है वो सारे पीएलसीज में नहीं होते, FX1S में बिल्कुल नहीं होते। FX1N में जो है वो 100 मिली सेकेंड वाले रिटेंटिव टाइमर्स हैं। FX2N में जो है वो 6 रिटेंटिव टाइमर हैं। तो ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक मॉडल में अवेलेबल होते हैं रिटेंटिव टाइमर। बट दो तरीके के टाइमर हैं, इनकी जो एड्रेसिंग है सिंपल टी लिखते हैं, टी के साथ टाइमर का जो एड्रेस है वो मेंशन करते हैं। अब बात करें काउंटर्स की। काउंटर्स क्या है, जो काउंटिंग ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करे, मींस किसकी काउंटिंग, पल्स की काउंटिंग। कोई ऑब्जेक्ट है अगर काउंट हो रहा है आपका तो पल्स की काउंटिंग करे। तो काउंटर्स जो है यहाँ पे पल्स किसी भी ऑब्जेक्ट जहाँ पे जैसे एक ही इनपुट बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे एक रूम है जिसमें लोग आ रहे हैं, ठीक है, पैकेट की पैकेजिंग हो रही है, तो इन सब जगहों पे पल्स की जरूरत होती है, पल्स की काउंटिंग की जरूरत होती है। और उन काउंटिंग ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए काउंटर जरूरत होती है। यहाँ भी जो है दो चीजें हैं हमारे पास, एक सेट पॉइंट है और एक करंट वैल्यू है। तो करंट वैल्यू जब काउंटर रन करता है तो उसका करंट वैल्यू है। एड्रेसिंग जो है वो काउंटर की एड्रेसिंग सी से लिखते हैं हम लोग। सी जैसे पहला काउंटर C0, दूसरा C1, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो C0 स्पेस और जो भी नंबर ऑफ पल्स है के साथ, के मीन्स जो है हमारा डेसिमल वैल्यू है, तो के साथ हम लिखते हैं डेसिमल वैल्यू को। अगर हेक्साडेसिमल है तो एच के साथ लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये है। और काउंटर गेट्स डन, मैंने बताया कि ये जो है हमारा ये क्या है, आउटपुट है किसका, काउंटर का। काउंटर का आउटपुट का मतलब व्हेन काउंटर गेट्स डन दिस आउटपुट विल गो हाई। जैसे आपका 10 है यहाँ, तो जैसे काउंटर 10 पल्स काउंट करेगा ये हाई हो जाएगा। और रिसेट करना होगा तो आप इसके थ्रू रिसेट कर सकते हैं। ये इसका इंस्ट्रक्शन लिस्ट प्रोग्राम है। तो ये अगर सिग्नल सीक्वेंस की बात करें तो इस तरीके से है, हर पल्स के साथ आप देखेंगे ये X0 है और ये X1 है, और इसके अकॉर्डिंग आउटपुट आपका कब हाई हो रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो काउंटर्स हैं ये आपका 16 बिट काउंटर भी होते हैं और 32 बिट काउंटर भी होते हैं, वो एड्रेसिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो 16 बिट काउंटर है वो उसका रेंज जो है 1 से लेके 32767 तक है। और जो आपका 32 बिट काउंटर है वो -21474833648 से लेके ये रेंज है। जो 16 बिट काउंटर होते हैं वो ओनली इंक्रीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट 32 बिट काउंटर जो है वो आपके डिक्रीमेंट भी करते हैं, मतलब डाउन काउंटर भी यहाँ अवेलेबल हैं।
सेट पॉइंट वैल्यू वगैरह जो है ये आपका काउंटर आउटपुट है कि जैसे सेट पॉइंट हाई होता है काउंटर आउटपुट हाई हो जाता है। तो ये सारी चीजें, और अलग से ऑफ करने के लिए काउंटर में जो स्टॉप स्विच होता है उसके लिए आपको रिसेट की जरूरत होती है। डिटेल में हम लोग जब मित्सुबिशी के मैं प्रोग्रामिंग सेक्शन में आऊंगा, जब आप डिस्कस करेंगे हम लोग अगले वीडियोज में प्रैक्टिकली। बट फिलहाल आप समझिए कि अगर काउंटर आपका हाई है तो वो भी स्टेटस को होल्ड करता है, तो स्टेटस को फिर से अगर रीसेट करना हो तो क्या करेंगे, रीसेट ब्लॉक यूज करेंगे, हमने सीखा है काउंटर्स के साथ। ठीक है। और इसके साथ कुछ हाई स्पीड काउंटर्स भी होते हैं। ठीक है, और जो हाई स्पीड काउंटर्स है वो 32 बिट के होते हैं। तो क्या है इसकी कहानी, ये देखेंगे। तो कुछ नॉर्मल काउंटर्स हैं और कुछ आपके रिटेंटिव काउंटर्स हैं इसमें। तो जो नॉर्मल काउंटर्स हैं वो 16 बिट हैं, ये और ये भी 16 बिट के होते हैं। 32 बिट में 1s में नहीं है अवेलेबल। यहाँ पे आपका 16 बिट जो है ये 16 काउंटर्स हैं, C0 से C15 तक। तो ये एड्रेसिंग आप देख सकते हैं कि दो तरीके के काउंटर, नॉर्मल और रिटेंटिव काउंटर, और इनके ये रेंज हैं। और अगर हम बात करें कि रजिस्टर्स की, रजिस्टर्स क्या होते हैं, वैल्यू के स्टोर करते हैं। जैसे आपने अभी देखा रिले, वो क्या करता था, बिट को स्टोर करता था। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई वैल्यू, एनालॉग वैल्यू है, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, इन सब को स्टोर, कोई वैल्यू है, कोई कैलकुलेशन को स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें रजिस्टर्स की जरूरत होती है। और हमारे पास या तो वर्ड में होगा डेटा या डबल वर्ड में होता है। तो वर्ड में जो डेटा उसके लिए 16 बिट रजिस्टर्स होते हैं, और जो डबल वर्ड में डेटा है उनके लिए हमारे पास 32 बिट रजिस्टर। दो तरीके के रजिस्टर्स होते हैं, बट एड्रेसिंग सेम होती है। अगर मुझे डबल वर्ड की जरूरत होती है तो दो वर्ड वाले जो रजिस्टर्स हैं उनको साथ में अटैच कर लेते हैं। ठीक है। और अगर हेक्साडेसिमल की बात करें तो नॉर्मल रजिस्टर जो है उसका रेंज 0000H से लेके FFFF H तक होता है, और डेसिमल में -327682 32767 तक होता है। और डबल वर्ड रजिस्टर जो है इनका रेंज ये है, आप देख सकते हो, 000000H से लेके FFFFFFH तक है। और जो डेसिमल वैल्यू है इसका -2147483648 2147483647 तक होता है। ठीक है, इसकी जो एड्रेसिंग होती है वो आप आगे देखेंगे कि सिंपल डी के साथ आप यूज करते हैं। और 32 बिट जो है तो अल्टरनेट एड्रेस यूज करते हैं, क्योंकि ये खुद से दो वैल्यूज को स्टोर करता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपने डबल वर्ड में लिखा है डी, और D0 मतलब D0 और D1 स्टोर हुआ, फिर अगला एड्रेस हम D2 लेंगे। तो इस तरीके से काम करता है। यहाँ कितने हैं आप देखेंगे, नॉर्मल रजिस्टर्स है और लैच्ड रजिस्टर्स भी होते हैं। तो नॉर्मल रजिस्टर हैं वो स्टेटस को होल्ड नहीं करते, लैच्ड रजिस्टर्स स्टेटस को होल्ड करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे 128 रजिस्टर्स हैं अवेलेबल। FX1S में, FX1N में 128 है, इस तरीके से हैं अलग अलग रजिस्टर्स हैं। ठीक है, इनका यूज हम लोग कैसे करते हैं, कुछ स्पेशल रजिस्टर, जैसे स्पेशल आपका रिले था अभी देखा हमने, उस तरीके से वैल्यू के लिए स्पेशल रजिस्टर्स भी होते हैं। अलग अलग पीएलसी में अलग अलग टाइप के स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे डी, जैसे वहां पे आपका आर था, वो यहाँ पे डी है, सॉरी एम। एम 8000 से शुरू होता था, ये भी D8000 से है। D8004, D8005, D8010, D8013 टू D8019। तो ये अलग अलग है, इनके कोई एरर होगा तो इस एरर स्टेटस को ये शो करेगा। ठीक है, बैटरी वोल्टेज को है जो इसके थ्रू शो करेंगे। अब देखो इंडिकेटर जो है वो होगा आपका रिले, स्पेशल रिले। बट अब उसकी वैल्यू, अब बैटरी वोल्टेज कम है, लो है, उसको शो करने के लिए जो है वो आपका रिले हो गया, स्पेशल रिले। बट वो वैल्यू है कितनी, ये हम इसमें बैटरी वोल्टेज में शो करते हैं। पोटेंशियोमीटर के साथ जो अगर मुझे कोई डेटा रजिस्टर देना है, डेटा को दिखाना है, तो आपके पास ये दो अलग अलग रजिस्टर्स हैं, स्पेशल रजिस्टर D8030 और D8031। जो इनबिल्ट पोटेंशियोमीटर है उसमें, इंटीग्रेटेड पोटेंशियोमीटर है, उनकी वैल्यूज को आप इन्हीं के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है। और कुछ इंटीग्रेटेड कंटेंट के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका जो है काउंटर्स हैं, ठीक है, पोटेंशियोमीटर हैं, तो इनके साथ ही जो है अभी अभी मैंने आपको बताया, तो रेंज जो है इसका 0 से 255 तक होता है। फाइल रजिस्टर, डेटा रजिस्टर तो वैल्यू को रजिस्टर करता है, लेकिन कुछ फाइल रजिस्टर्स भी होते हैं। ठीक है, फाइल रजिस्टर जो हैं वो क्या करते हैं, डेटा रजिस्टर्स की वैल्यू को, अगर स्विच जैसे ही ऑन होता है, ये इनको एक जगह से दूसरी जगह पास करते हैं, कैलकुलेशंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, लगभग ये एक्चुअल में डेटा रजिस्टर्स ही होते हैं। हाँ, बट ये क्या है, ये इनके साथ डेटा का एग्जीक्यूशन जो है, जैसे कंपेरिजन वगैरह करते हैं।
ठीक है, तो इनका जो रेंज है वो D1000 से लेकर D7999 तक होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये दोनों लगभग एक ही चीज है। बट क्या होता है, जैसे आपका डेटा रजिस्टर सिग्नल ऑफ होने के केस में रिसेट हो जाता है, फाइल रजिस्टर ऑफ नहीं होते, रिसेट नहीं होते। यहाँ आप देख सकते हो, द कंटेंट्स ऑफ फाइल रजिस्टर आल्सो नॉट लॉस्ट व्हेन द पावर सप्लाई स्विच ऑफ, बट इन केस ऑफ डेटा रजिस्टर कंटेंट आर लॉस्ट। तो ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ, FX1 इसमें 1500 है, इसमें 7000 है, तो अलग अलग रेंज है इसका। अगर हम एडवांस प्रोग्रामिंग की, अभी तक जो हम लोगों ने बात किया वो बेसिक बेसिक इंस्ट्रक्शंस की बात हुई थी, बट पीएलसी में कुछ एडवांस प्रोग्रामिंग होती है और उसके लिए एडवांस इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है, और वो एडवांस इंस्ट्रक्शंस जो है उनको हम एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं या अप्लाइड इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो आगे हम लोग कुछ अप्लाइड इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे, वैसे तो बहुत सारे हैं तो सबको डिस्कस नहीं कर सकते, तो कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और ये काफी यूज होते हैं। ठीक है, और काफी जो एडवांस फंक्शंस हैं पीएलसी के थ्रू, अब वो और बट ये मॉडल बाई मॉडल वेरी करते हैं, सारे मॉडल में सबको सपोर्ट करे कोई जरूरी नहीं है। ये 16 बिट के लिए भी है और 32 बिट के लिए भी होते हैं, अलग अलग आप देखेंगे यहाँ। जैसे सीजे फंक्शन है, आपका कंडीशनल जंप है, कॉल फंक्शन है, SRET है, तो इस तरीके से आप जैसे प्रोग्राम फ्लो फंक्शंस है, मूव के लिए है, कंपैरिजन के लिए, मैथ एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के लिए, रोटेट के लिए, ये सारे इंस्ट्रक्शंस है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो इनमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, आप यहाँ देखें डेटा ऑपरेशन फंक्शंस के लिए हाई स्पीड इंस्ट्रक्शंस हैं ये सब, आपके एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, ये स्टोरेज रीस्टोर है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए भी इसमें कंपैरिजन है। तो इस सब ये सब स्पेशल फंक्शंस है, बट इसके लिए पीएलसी को सपोर्ट करना होगा उस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, स्ट्रिंग ऑपरेशंस के लिए है, डेटा टेबल्स के लिए है, तो ये अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप देख सकते हैं, और हम लोग वन बाय वन इनको जो है डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस को। तो अप्लाइड इंस्ट्रक्शन लेने के लिए क्या करना है, आप F8 प्रेस करो, ये सिंबल आ जाएगा, आप इसके अंदर कर सकते हैं, या आप सिंबल में जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा, या आप NO लिया आपने और उस पर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद ये आपको एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और इस इंस्ट्रक्शन में आप जो है वो के साथ यूज करते हैं अगर आपका डेसिमल है, और अगर हेक्साडेसिमल है तो H के साथ यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। अब आगे देखते हैं हम लोग, जैसे मूव यूज करना है मुझे, तो मूव ब्लॉक जो है मेरा, आप यहाँ देखेंगे कि मूव के साथ मैंने के यूज किया है क्योंकि डेसिमल नंबर लिया है, कि ये जो वैल्यू है 5 ये अगले रजिस्टर में, डेटा रजिस्टर में मूव हो जाए। तो ये इंस्ट्रक्शन जैसे इनपुट हाई होगा ये वैल्यू मूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन भी है हमारा मूव इंस्ट्रक्शन, मूव नाम से ही क्लियर है, बट ये मूव नहीं करता, प्रीवियस डेटा को डिलीट नहीं करता, ये कॉपी करता है, एक डेटा रजिस्टर में जो सेव है वैल्यू उसको दूसरे में। और अगर हम यहाँ पे 16 बिट रजिस्टर की बात करें तो हम फ्रिक्वेंटली लेते हैं D0 D1 D2, मीन्स D0 की वैल्यू D1 में मूव हो गई या कोई भी। लेकिन अगर 32 बिट की बात करूं तो अगर मैंने लिखा D0 और यहाँ डी, आप देख सकते हैं यहाँ D10 है और D100 है। ठीक है, तो अगर 32 बिट रजिस्टर के आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डबल में क्या होता है, तो आप दो इंडिविजुअल काम करता है, तो यहाँ क्या होगा कि मूव करेगा D10 की वैल्यू को D200 में, जैसे इससे रिलेटेड इनपुट हाई होगा। अब यहाँ कॉन्स्टेंट्स भी लिख सकते हैं, मान लो यहाँ मैंने K5 लिख दिया तो वो K5 वाली वैल्यू D200 में मूव हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि पल्स ट्रिगर्ड एग्जीक्यूशन, तो पल्स ट्रिगर्ड एग्जीक्यूशन में आपको कुछ नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन को मूव पी कर देना है। ठीक है, और ये क्या करता है, जैसे ही राइजिंग एज हाई होता है ये सिग्नल को पास कर देगा। ठीक है, मतलब उस समय मूव करेगा। अब 32 बिट डेटा अगर मूव करना हो, जैसा मैं पहले बता रहा था, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, डबल वर्ड, तो डी लिख देना है मूव के आगे। अब इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपने एड्रेस लिखा है D0, तो ये D0 और D1 को ऑक्युपाई करेगा। D10 तो D10 और D11 दो अलग अलग, आप उसका यूज नहीं कर सकते, वो अपने आप कर लेता है। जैसे मान लो 32 बिट है तो 0 से लेके 15 बिट को वो D0 में लेगा, और जो 16 to 31 है इसको D1 में लेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से मूव करेगा 32 बिट डेटा। अब ग्रुप्स ऑफ डिवाइसेज के लिए क्या करते हैं, हमारे पास अगर बिट को हमें ट्रांसफर करना है तो सिंपल K1 X0 K2 X4 मूव अगर कमांड यूज करना है ग्रुप ऑफ बिट डिवाइस के लिए। तो जैसे K1 जो है वो होता है 4 इनपुट के लिए, कि जैसे X0 आपने लिखा तो 0 1 2 3,
अगर आपने K2 लिखा है तो ये 8 डिवाइस के लिए, अगर आपने K4 लिखा है तो 16 के, मतलब K फॉर 4, 4 इंटू आप 1 है तो ये इस तरीके से। ठीक है, अगर K3 लिखा है तो 12 आउटपुट हुए। तो बिट डिवाइसेज को इस तरीके से हम लोग करते हैं, ये मूव कराना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ कि यहाँ लिखा है कि जैसे ही ये हाई हो, ये ऑलरेडी ये ऑटोमेटिकली हाई रहेगा, जैसे रन टाइम पे आप जाओगे कि मूव कर जाएगा कौन सी वैल्यू, M0 से रिलेटेड जो है वो Y10 में। तो जैसे M0 मतलब K1 है तो 4, M0 M1 M2 M3, जैसे ही जब हाई होंगे तो ये चारों हाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये बिट डिवाइसेज के लिए है। अब अगर मैं बात करूं कि ब्लॉक मूव, ब्लॉक मूव मतलब कि अगर आपका जो ब्लॉक है, जो 16 बिट डेटा है, ये मूव करना है ग्रुप में, तो क्या करेंगे, यहाँ बी मूव लिखेंगे, यहाँ D10, D200 और K5 लिखा है, मतलब D10 से लेके 10 11 14 तक, मतलब टोटल 5 जो डेटा ब्लॉक्स होंगे ये मूव कर जाएंगे D200, मतलब 5 अलग अलग D200, D201, D202, ऐसे इस तरीके से आप देख सकते हो एग्जीक्यूशन। दी 10 11 12 13 14 जो है 200 201 204 तक, ये सेम ये डेटा जो है आपके मूव हो जाते हैं 5 अलग अलग, जो भी डेटा आप यहाँ दोगे। अब देखते हैं कि अगर मूव ब्लॉक जो है आपका इस तरीके से मूव कर देता है। एग्जाम्पल की अगर आपने M1 K1 M2 M0 लिखा, कि M0 M1 M2 M3 जो है वो आपके 2 बार ये कॉपी होगा डेटा, क्योंकि आपने यहाँ K2 लिख दिया। तो ये सब चीजें हैं ग्रुप में मूव करने के लिए। कॉपी इंस्ट्रक्शंस भी हैं मल्टीपल डेटा के लिए, उसको हम फिल मूव बोलते हैं। इसमें इसमें क्या करता है, सोर्स वैल्यू को कॉपी करके दूसरी जगह पे आपको वो पेस्ट कर देता है। तो कैसे, इसके लिए एफ मूव है यहाँ D4 D25 या K20। तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है K20, आप यहाँ देखिए कि अब जैसे यहाँ देखिए आप लिखा है एफ मूव K0 है। अब ये दिखाना थोड़ा मुश्किल है इसमें कि अब D4 के डेटा को कैसे, आप यहाँ देखें इंस्ट्रक्शंस यहाँ लिखा है एफ मूव K0। तो ये जो जीरो वैल्यू है ये क्या करेगा, ये D10 के 7 अलग अलग जगहों पे, मतलब D10 से सीक्वेंस शुरू होगा, D10 D11 D12, इन सब में ये जीरो को मूव कर देगा। यहाँ अगर मैंने लिख दिया K7 तो 7, अगर यहाँ मैंने K10 लिख दिया तो सब में 10 मूव करा देगा। ये क्या करेगा, ये डेटा यहाँ से कॉपी करेगा और इसमें मूव करा देगा। तो इस फंक्शन में भी क्या करेगा, D4 से लेके 20 डिफरेंट, ये जो D4 में जो भी डेटा होगा वो D2250 से लेके आगे 20 अलग अलग सीक्वेंस में ये क्या करेगा, पेस्ट कर देगा। अब अगला है हमारा कंडीशनल जंप। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोग्राम जो है वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के साथ जंप कर जाए, स्पेसिफिक ओवरहॉलिंग वगैरह करनी हो अगर किसी प्रोसेस को, और मैं नहीं चाहता मेरा पीएलसी मुझे रोकना पड़े, तो मैं पीएलसी के स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्रोग्राम को रोक सकता हूँ। उसके लिए मुझे कंडीशनल जंप की जरूरत होगी। इससे रिलेटेड इनपुट जैसे ही हाई होता है उतना प्रोग्राम जो है वो अपने आप जंप कर जाता है, मतलब स्किप कर देता है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्रोग्राम। कैसे आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे ये प्रोग्राम आप देख रहे होंगे CJP9 है, और ये CJP आप किसी भी जगह यूज कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि जैसे ही X0 हाई होगा, ये X1 का जो प्रोग्राम है, ये इससे लेके P0 के बीच के जितने भी प्रोग्राम उसको वो स्किप कर देगा। इसके बाद के प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता है, बट बीच के प्रोग्राम को स्किप करेगा। इसको कंडीशनल जंप फंक्शन बोलते हैं। इसका इंस्ट्रक्शन CJP9 इस तरीके से होता है, P0 से लेके P1 P2 P3 P4, और इस तरीके से आगे आप लिख सकते हैं। इसका जो रेंज है वो 0 to 63 है। ऐसा ही कॉल फंक्शन है, अगर आप कॉल सब रूटीन का कहते हैं, इसमें कॉल फंक्शन के थ्रू आप सब रूटीन एग्जीक्यूट करा सकते हो। आप अलग अलग कॉल, इसमें जस्ट बिल्कुल जंप का उल्टा है कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस पे जब हाई होगा तो अलग अलग सब रूटीन प्रोग्राम्स, मान लो आपने 50 सब रूटीन प्रोग्राम्स कर रखे हैं, मेन इंडिविजुअल प्रोग्राम्स है, आप उसको मेन प्रोग्राम से अटैच करना चाहते हो तो आप कॉल करा सकते हैं। इसके लिए एफ एंड की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसमें 0 to 62 टोटल 63 पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं। इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं कि अलग अलग, मान लो P11 P12 P13 और काफी सारे प्रोग्राम्स है, P0 से लेके आप कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम वर्क तभी करेंगे जब ये कॉल फंक्शन एक्टिवेट हो। ठीक है, इसके लिए आपको एफ एंड और रिटर्न की जरूरत होती है। हर सबरूटीन प्रोग्राम के साथ आपको SRET यूज करना होता है, ये फंक्शन।
और FEND ये फंक्शन। तो आप बड़े गौर से देखेंगे अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। आगे हम लोग जब सब रूटीन प्रोग्राम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको इसको और डिटेल में बताऊंगा। अब कंपेयर इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इसमें कंपेयर इंस्ट्रक्शंस होता है। जो कंपेयर है CMP इंस्ट्रक्शन है, ये क्या करता है, ये तीन काम करता है। क्या कंपेयर कंपेरिजन क्या हो सकता है, अगर आपके पास दो नंबर हो, मान लो 2 और 3, तो आप सॉरी आपके पास दो वेरिएबल्स हो X और Y, तो आप क्या कह सकते हैं, X जो है वो Y से बड़ा होगा, या X जो है Y के बराबर होगा, या X जो है Y से छोटा होगा। तो यहाँ भी है, तीनों कंपेरिजन करता है। तो इसने कहा कि जैसे इसका इंस्ट्रक्शन इस तरीके से लिखते हैं कि D0 K 100 और M0, तो ये कंपेयर करेगा D0 की वैल्यू को K 100 के साथ। मान लो यहाँ D0 D1 होता तो ये कंपेयर करता, क्या क्या कंपेरिजन कर सकता है। पहला कंपेयर होगा कि जो D0 है वो 100 से बड़ा है, दूसरा बराबर है, और तीसरा छोटा है। अगर D0 100 के से बड़ा है तो M0 जो है वो हाई होगा। अगर D0 100 के बराबर है तो M1 हाई होगा, और D0 100 से छोटा है तो M2 हाई होगा। तो ये कंपेयर इंस्ट्रक्शन तीनों चीजों को जो है एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम रहता है। यहाँ मान लो जो है D0 और D1 है। अब डबल वर्ड का कंपेयर करना है तो सेम एग्जीक्यूशन होता है यहाँ पे। ठीक है, D0 और D2 है, D0 और D1 में जो वैल्यू है वो D2 और D3 के वैल्यू के साथ कंपेयर होगा। और अगर वो वैल्यू बड़ा है तो M0 हाई होगा, अगर वो बराबर है तो M1 हाई होगा, और अगर वो छोटा है तो वैल्यू आपका M2 हाई होगा। तो सेम कहानी है जैसा हमने अभी आपको 16 बिट में देखा था, बस यहाँ पे इंस्ट्रक्शन चेंज होता है, CMP की जगह अब DCMP। अब हमारे पास कुछ कंपैरिजन है लॉजिकल ऑपरेशंस में, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे। तो ये बहुत आसान होता है। या इंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे, आप F8 के थ्रू ये इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। आप ग्रेटर देन इक्वल आपने सिंबल लिख दिया, और D40 और D50, तो इफ D40 इज ग्रेटर देन D50 देन दिस विल गो हाई। सेम अगर आपका ये जो है डबल वर्ड में करें तो यहाँ पे ये ग्रेटर है तो D के साथ ये लिखा जाता है। तो ऐसा ही आपका जो है लेस देन, इक्वल्स टू, ये सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। कुछ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस है, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ जो ये D0 है, ये D1 जो है ये सोर्स होता है, और D2 पे ये सेव करेगा, डेस्टिनेशन है मेरा। तो एडिशन के साथ D0 में जो भी वैल्यू होगा उसको ऐड करके वो D2 पे देगा। ठीक है, वैसे ही सब्ट्रैक्शन है कि D0 की वैल्यू को D1 के साथ ये सब्ट्रैक्ट करेगा और रिजल्टेंट D2 पे देगा। ठीक है, ये हमारा सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है रिजल्टेंट के लिए। मल्टीप्लीकेशन सेम, D0 D1 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके D2 पे पास करेगा। ये आप देख सकते हैं, डिवीजन भी सेम होता है। ठीक है, तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस थे। अब एक्सपेंशन मॉड्यूल्स की बात करूं तो PLC में काफी सारे एक्सपेंशन मॉड्यूल्स भी होते हैं। कुछ डिजिटल होंगे, एनालॉग होंगे, और कुछ नेटवर्किंग के लिए होंगे। तो सबसे पहले डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की बात करें तो डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो है वो आप अटैच कर सकते हैं किसी भी PLC के साथ। FX1S को छोड़ के बाकी सारे PLC जो हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। इवन 1S में भी जो है वो आप एक्स्ट्रा कुछ ब्लॉक्स लगा के आप एक्सपेंड इसको कर सकते हो। बट ये जो एक्सपेंशन मॉड्यूल होते हैं उनका अपना पावर सप्लाई नहीं होता। बट जो इंटीग्रेटेड जो आपका जो नॉर्मल CPU है जिसमें ये सारी चीजें, तो उसका अपना पावर सप्लाई होता है। ठीक है, तो इन सब में आप डिजिटल इनपुट ये क्या करते हैं, आपके नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। एनालॉग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होता है। अलग अलग काफी सारे मॉड्यूल हैं जो आप इसके थ्रू अटैच कर सकते हैं, क्योंकि जो मिसोसी है इसमें एनालॉग फंक्शंस को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको एक्सपेंशन मॉड्यूल्स चाहिए होते हैं, इनबिल्ट नहीं होते ये। ठीक है, तो काफी सारे हैं। आपके टेम्परेचर के लिए आपको RTD, थर्मोकपल, इन सब के थ्रू जो है आप काम करते हैं, क्योंकि आपको जो सिग्नल चाहिए PLC को 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पियर में चाहिए, तो उसके लिए कन्वर्टर की भी जरूरत होती है। ठीक है, और कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स भी अवेलेबल है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनालॉग मॉड्यूल्स में जो 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पियर में सिग्नल चाहिए वो क्या करता है, वो काम जो है एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल करता है। कम्युनिकेशन मॉड्यूल है अलग अलग नेटवर्किंग करने के लिए, इसमें आपका इथरनेट, प्रोफिबस, DP, AS इंटरफेस, डिवाइस नेट, ये अलग अलग मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं मित्सुबिशी में। बट वो कंपेटेबल होने चाहिए किसके साथ, आपका जो अवेलेबल है। तो ये सीरियल पोर्ट तो होता ही है आपका, बट बाकी इसके अलावा और भी मॉड्यूल अवेलेबल हैं जो अलग अलग PLC सीरीज, मतलब जो FX के अलग अलग PLC हैं उनके साथ कंपेटेबल होने चाहिए, तो वो आराम से नेटवर्किंग पॉसिबल होती है, सपोर्ट करता है।
पोजिशनिंग मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं, जैसे सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर है, इनके थ्रू जो पोजिशनिंग कंट्रोल है इसको करने के लिए पोजिशनिंग मॉड्यूल अवेलेबल हैं, और प्रोग्राम में जो है इसके विजार्ड्स अवेलेबल होते हैं। HMI कंट्रोल, आप भी इसके थ्रू HMI को भी कनेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट बेस्ड HMI हो जाए, ठीक है, आपका टेक्स्ट बेस्ड HMI हो सकता है कि जो HMI है वो कीबोर्ड बेस्ड है, या आपका जो HMI है वो जो है ग्राफिकल है, तो ग्राफिकल बेस्ड डिस्प्ले भी हो सकता है और टेक्स्ट बेस्ड भी, दोनों काम। इससे हम क्या करते हैं, प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं और एडिट करते हैं। एनालॉग मॉड्यूल्स के साथ प्रोसेसिंग करना होता है। देखो आप सिंपल समझो कि फील्ड में जो आएगा टेम्परेचर वो फिजिकल वैल्यू होगी, 2000 डिग्री, 5000 प्रेशर है तो उसका समथिंग टोर। तो अब जो फिजिकल वैल्यू होगी, बट पीएलसी को तो चाहिए 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल। तो ये जो एनालॉग मॉड्यूल होते हैं उनका काम क्या होता है, एनालॉग को, डेटा को आपका डिजिटल में कन्वर्ट करना, और फिर आउटपुट जो चाहिए फील्ड में वैल्यूज में चाहिए, तो फिर डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो ये काम जो है ये आपके एनालॉग मॉड्यूल करते हैं। जो इनपुट मॉड्यूल होगा वो क्या करेगा, जो फील्ड में इनपुट है, आप देख रहे हैं जैसे फील्ड से इनपुट आया उसको वैल्यू में कन्वर्ट करता है, डिजिटल वैल्यू में, और यहाँ जो पीएलसी से सिग्नल मिल रहा है वैल्यूज में, उनको फिर 4 to 20 मिली एम्पियर में कन्वर्ट करता है एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल। अब फाइनल, कि अगर मुझे पीएलसी का एनालॉग मॉड्यूल सेलेक्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, तो सबसे पहले देखता हूँ कि क्या मेरा जो पीएलसी है वो सपोर्ट करता है उस एनालॉग मॉड्यूल को। तो कॉम्पेटिबिलिटी मुझे चेक करनी होती है, तो कॉम्पेटिबिलिटी देख लूँ। उसका देखना रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन क्या है, कि एक चेंज होने, जैसे मान लो मुझे एक कितने मिली एम्पियर चेंज होने से मेरा 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन डिस्क्राइब द स्मॉलेस्ट फिजिकल, फिजिकल वैल्यू में कौन सा चेंज आए जिसके कारण मेरे आउटपुट में जो है यूनिट चेंज आता है, तो उसको हम रिजोल्यूशन कहते हैं। कि जैसे मान लो 0.25 मिली एम्पियर चेंज होने से अगर मेरा 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो जो 0.25 है वो रिजोल्यूशन हो गया उसमें। तो रिजोल्यूशन जितना हाई होता है उतना जो है एक्यूरेसी हाई होती है पीएलसी का। और नंबर ऑफ एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट, कितने एनालॉग इनपुट आउटपुट जो है मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है, तो ये 2, 8 और 4 और 8 चैनल्स में अवेलेबल है, तो अपनी जरूरत के हिसाब से मैं एनालॉग मॉड्यूल सेलेक्ट करता हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके पास कुछ सवाल हो, कोई कमेंट आप करना चाहते हैं, कोई नए वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए, इसी वीडियो से रिलेटेड किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको इससे आप चाहते हैं कि आप हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करें, तो आप जो है हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे हमारा कांटेक्ट नंबर दिख रहा होगा, 95554050 और 9811253572। आप मुझे मेल कर सकते हो raj.innovic@gmail.com। हमारा जो ऑफिस है वो लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। और आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.innovicindia.com। तो अगर आप डिटेल्ड वे में ऑफलाइन ट्रेनिंग चाहते हो तो आप इस दिए गए कॉन्टेक्ट डिटेल पे प्लीज कॉन्टेक्ट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। ओके, बाय।